आयशा एक पल के लिए ठिठक गई। वही व्यक्ति जो अभी कुछ देर पहले अल्लाह और रसूल की बातें कर रहा था, उसका अचानक उसकी आंखों और खूबसूरती पर इस तरह टिप्पणी करना उसे अजीब लगा। वह बात ऊपर से तो एक तारीफ थी, लेकिन उसके पीछे छिपी नजर किसी शिकारी की थी। आयशा बड़ी मुश्किल से मुस्कान बनाए रखते हुए, शुक्रिया अंसारी साहब, यह आपकी मेहरबानी है। एहतिशाम अंसारी विजय मुस्कान के साथ अपने गार्डों के घेरे में आगे बढ़ गया। आयशा वहीं खड़ी रह गई। अब उसे उस फरिश्ता सी छवि वाले इंसान के पीछे एक बहुत गहरा और रहस्यमयी साया दिखाई देने लगा था। उसके मन में पहली बार यह शक पैदा हुआ कि यह आदमी वह बिल्कुल नहीं है जैसा दुनिया उसे समझती है। एहतिशाम अंसारी अपनी टेबल पर बैठा तस्बीह के दाने फेर रहा था कि तभी शेख ताहिर उसके पास आकर बैठ गए। दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते थे, लेकिन उनके बीच हमेशा एक अनकही दीवार मौजूद रही थी। एहतिशाम अंसारी, शेख साहब, कैसे हैं आप? उसने अपनी बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। शेख ताहिर, शुक्रिया अंसारी साहब, अल्लाह का करम है। एहतिशाम अंसारी ने अपना गिलास मेज पर रखा और थोड़ा झुककर शेख ताहिर की आंखों में देखते हुए बोला। शेख साहब, यूं तो पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है, लेकिन आज फिर कहूंगा। आपका वह पुराना घर यानी हवेली मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे अपने फ्लाही ट्रस्ट के लिए लेना चाहता हूँ। आप बस कीमत बता दीजिए, मैं अभी सौदा तय कर देता हूँ। आखिर खुदा के काम में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? अंसारी बेहद तेज और चालाक इंसान था। शेख ताहिर का चेहरा गंभीर हो गया। शेख ताहिर, अंसारी साहब, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। वह घर मेरे बुजुर्गों की निशानी है। उसकी एक एक ईंट से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। वह बिक्री के लिए नहीं है। अंसारी की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन उसमें अब ठंडापन उतर आया था। एहतिशाम अंसारी, यादें बहुत कीमती होती हैं, शेख साहब, लेकिन समय के साथ धुंधली भी पड़ जाती हैं। मैं आपको बाजार कीमत से दोगुना देने को तैयार हूँ। बेच दीजिए, फायदे में रहेंगे। शेख ताहिर ने दृढ़ स्वर में कहा। कुछ चीजें कीमत से कहीं बढ़कर होती हैं, अंसारी साहब। माफ कीजिए, मैं अपना घर नहीं बेचूंगा। पूरा हॉल अचानक जैसे भारी हो गया। एहतिशाम अंसारी ने अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली और रहस्यमयी लहजे में बोला। घड़ी बता रही है कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। फिर उसने एक पल के लिए शेख ताहिर की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, और लगता है आपका भी। यह सुनने में एक साधारण विदाई जैसा वाक्य था, लेकिन उसके पीछे छिपी धमकी साफ महसूस की जा सकती थी। अंसारी अपने गार्डों के साथ उठा और हॉल से बाहर चला गया। कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन शेख ताहिर का मन भी किसी अनजाने बोझ से दब गया था। कुछ ही देर बाद वे अपनी कार में बैठ चुके थे। कार में इशाल और उसकी माँ जुलेखा शाह सवार के बारे में बातें कर रही थी। कार के अंदर धीमा सा संगीत बज रहा था। उधर शेख ताहिर लगातार रियर व्यू मिरर में देख रहे थे। उन्होंने गौर किया कि जब से वे मैरिज हॉल से निकले हैं, एक काली कार लगातार उनका पीछा कर रही है। कुछ देर बाद वह कार उनके बिल्कुल बराबर आ गई और रुकने का इशारा करने लगी। शेख ताहिर को खतरे का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल सामने से बिना हेडलाइट के आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार से जोरदार टक्कर मार गया। एक साथ तीनों की दर्दनाक चीख निकल पड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी कार सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी। उसी दुर्घटना में शेख ताहिर, जुलेखा और इशाल
तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पीछा कर रही काली कार में से एक आदमी उतरा। उसने दुर्घटनाग्रस्त कार की कुछ तस्वीरें खींची, फिर किसी को फोन मिलाकर सिर्फ इतना कहा, काम हो गया। उधर शाह सवार अपने कमरे में स्टडी टेबल पर झुका बैठा था। कमरे में केवल उसकी पेंसिल के कागज पर चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मोबाइल फोन की घंटी ने उस सन्नाटे को चीर दिया। शाह सवार का न तो कोई दोस्त था और न ही उसके परिवार के अलावा किसी के पास उसका नंबर था, इसलिए उसे बहुत कम कॉल आती थी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दे रहा था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आई आवाज ने जैसे उसके पैरों तले जमीन खींच ली। क्या मेरी बात शाह सवार से हो रही है? आपके माता पिता और आपकी बहन एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। अफसोस की बात है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। शाह सवार के हाथ से मोबाइल छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें जैसे पत्थर की हो गई। उसके दिमाग में सनसनाहट सी भर गई। अभी कुछ ही घंटे पहले तो वे सब हंसते मुस्कुराते इस घर से निकले थे। उसके सीने में टंगा चाबी वाला लॉकेट तपते लोहे की तरह चुभने लगा। वह अभी इस सदमे को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की के पर्दे से बाहर झांका। गार्डन की लाइटें बंद थी, लेकिन कुछ परछाइयां तेजी से दीवार फांदकर अंदर आ रही थी। वे कोई चोर नहीं थे, वे पेशेवर हत्यारे थे। शाह सवार तुरंत दरवाजे की ओर लपका। जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा खोलकर लॉन की ओर कदम रखा, एक गोली उसके कान के बिल्कुल पास से सनसनाती हुई निकली और पीछे दीवार में धंस गई। वह रहा, उसे जिंदा मत छोड़ना। पीछे से किसी की कर्कश आवाज गूंजी। शाह सवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह झाड़ियों के पीछे पीछे मुख्य गेट की बजाय पीछे की दीवार की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से लगातार गोलियां चल रही थी। गोलियों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। उसने पूरी ताकत से लंबी छलांग लगाई और सड़क के दूसरी ओर घनी झाड़ियों में जाकर छिप गया। वह तेज तेज सांस ले रहा था। उसका दिल मानो सीने से बाहर निकल आने को था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। ये लोग कौन थे? उसकी जान के पीछे क्यों पड़े थे? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। अब वह जाए तो कहाँ जाए? बिना कुछ सोचे समझे वह उन गुंडों की विपरीत दिशा में पूरी रफ्तार से भागने लगा। उसे नहीं पता था कि वह किस ओर जा रहा है और उसकी मंजिल क्या है। रात का समय होने के कारण सड़क पर भीड़ बहुत कम थी। तभी अचानक उसके सामने एक पुलिस की गाड़ी आ गई। उसने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल गाड़ी के बोनट पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उस पुलिस गाड़ी में इंस्पेक्टर नूर बैठे थे, जो अहमद के पिता थे। उनके शेख ताहिर से बहुत अच्छे संबंध थे। वे शाह सवार को पहचानते थे, लेकिन शाह सवार उन्हें नहीं जानता था। इंस्पेक्टर नूर ने बिना देर किए उसे गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गए। किस्मत का खेल देखिए, वही अस्पताल था जहां शाह सवार के माता पिता और बहन के शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से उन्होंने पूरी जानकारी ली। अंदर की बात पूछने पर पता चला कि कोई बहुत बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति चाहता है कि इस तथाकथित सड़क दुर्घटना का मामला जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए और रातों रात तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ट्रक चालक भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका कहना था कि ट्रक की हेडलाइट अचानक खराब हो गई थी। वह सड़क के किनारे ट्रक रोकने की कोशिश कर रहा था कि सामने से यह कार आकर उससे टकरा गई।
अस्पताल में मौजूद एक कांस्टेबल अबूजर, जो पहले इंस्पेक्टर नूर के साथ ड्यूटी कर चुका था, उसने बताया कि दुर्घटना से पहले शेख ताहिर की आखिरी मुलाकात एहतिशाम अंसारी से हुई थी। हालांकि यह कहना अभी संभव नहीं था कि इस हादसे से उसका कोई संबंध था या नहीं। इसी बीच शाह सवार को होश आ गया। उसने इंस्पेक्टर नूर को अपने ऊपर हुए हमले की पूरी कहानी बता दी। वैसे नूर साहब को पहले ही बहुत सी जानकारी मिल चुकी थी। अब पूरी तस्वीर उनके सामने साफ हो चुकी थी। उन्होंने बिना किसी को बताए चुपचाप शाह सवार को अस्पताल से निकाला और अपने घर ले आए। घर पहुंचते ही उन्होंने अहमद के बारे में पूछा। पता चला कि जनाब अपनी हेवी बाइक लेकर बाहर घूमने निकले हुए हैं। अहमद की मां सुगरा बेहद खुशमिजाज महिला थी। उनके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती थी। उन्हें पंजाबी कहावतें बहुत याद थी और वे बात बात पर उनका इस्तेमाल भी किया करती थी। इंस्पेक्टर नूर ने अपनी पत्नी को पूरा मामला बताया और समझाया कि यह बात अहमद से फिलहाल छिपाकर रखनी होगी। उन्होंने शाह सवार को भी समझाया, अपने बारे में और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है किसी को मत बताना, अहमद को भी नहीं। शाह सवार इंस्पेक्टर नूर को पहले नहीं जानता था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि अब कुछ समय तक उसे इसी घर में रहना होगा। उसे पहली ही रात एहसास हो गया कि जीवन में एक सच्चे दोस्त का होना कितना जरूरी होता है। इंस्पेक्टर नूर ने अपनी पत्नी से कहा, सुगरा, अब यह लड़का हमारे साथ ही रहेगा। तुम हमेशा दुआ करती थी न कि अल्लाह हमें एक और बेटा दे। लगता है उसने हमारी दुआ कबूल कर ली। सुगरा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, उस पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है। वह बहुत सब्र करने वाली और हर हाल में शुक्र अदा करने वाली औरत थी। इंस्पेक्टर नूर ने शाह सवार की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता के जनाजे में जा रहा हूं। आंखों में आंसू भर आए। क्या मैं भी चल सकता हूं? शाह सवार ने धीमी आवाज में पूछा। इंस्पेक्टर नूर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। बेटा, मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि तुम जिंदा हो। आज से तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। कुछ क्षण रुककर वे भावुक स्वर में बोले, तुम्हारे पिता ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। वे मेरे बेटे को अपना बेटा मानते थे। मेरी छोटी सी सरकारी तनख्वाह में जो कुछ मैं अहमद के लिए नहीं कर पाता था, वह सब शेख ताहिर बिना बताए पूरा कर देते थे। यह कार और अहमद की हेवी बाइक, दोनों उन्होंने ही दिलवाई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, उसका बहुत ख्याल रखना। उसके माता पिता ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। बस यही सोचकर डर लगता है कि पता नहीं वह हमारे साधारण से घर में कैसे रह पाएगा। उस नालायक को भी कॉल करो, कहाँ है वह? जी, बेहतर चौधरी साहब। यह कहकर सुगरा ने शाह सवार को गले से लगा लिया। यह भी मेरा बेटा है। मध्यम वर्गीय परिवारों में पत्नियां अपने पति का नाम बहुत कम लेती हैं। इसलिए सुगरा भी इंस्पेक्टर नूर को हमेशा चौधरी साहब कहकर ही पुकारती थी। चौधरी साहब कार में बैठे और कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गए। वहां असाधारण सुरक्षा व्यवस्था थी। चारों ओर पुलिस तैनात थी। एहतिशाम अंसारी भी वहीं मौजूद था और जोर जोर से रो रहा था। उसे देखकर इंस्पेक्टर नूर समझ गए कि इस पूरे मामले के पीछे वही बड़ी और प्रभावशाली शख्सियत है। लेकिन उस समय उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वापस लौटते समय उनकी नज़र शेख ताहिर के वकील पर पड़ी, जो एहतिशाम अंसारी की कार में बैठा हुआ था।
इंस्पेक्टर नूर ने मन ही मन कहा। अब जो थोड़ा बहुत शक बाकी था वह भी खत्म हो गया। उन्होंने कार आगे बढ़ा दी और घर लौट आए। तब तक अहमद भी अपनी बाइक पर घूम फिरकर वापस आ चुका था। इस बीच उसकी और शाह सवार की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अम्मी, जल्दी खाना लगा दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है, अहमद ने आवाज लगाई। हालांकि इंस्पेक्टर नूर को बिल्कुल भूख नहीं थी। गम ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। उनका मन तो फूट फूट कर रोने का कर रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि शाह सवार ने न जाने कब से कुछ नहीं खाया होगा। उसी का मन बहलाने और उसे सामान्य रखने के लिए सब लोग खाने की मेज पर बैठ गए। तो भई, मिल लिए एक दूसरे से, दोस्ती हो गई? चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। चौधरी साहब ने अपने हाथों से शाह सवार की प्लेट में सब्जी परोसी और उसके लिए रोटी तोड़कर रख दी। मजबूरन शाह सवार को खाना शुरू करना पड़ा। कुछ देर बाद चौधरी साहब ने अहमद की ओर देखा। अहमद। अहमद ने तुरंत खाना छोड़कर उनकी तरफ ध्यान दिया। जी, पापा। कल सुबह से पुलिस की भर्ती शुरू हो रही है। समय पर जाकर अपने सारे दस्तावेज जमा कर देना। अहमद ने तुरंत मुंह बना लिया। पापा, मुझे प्रोफेशनल बाइक राइडर बनना है। पुलिस में चला गया तो तनख्वाह से मेरी हेवी बाइक का पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा। ज्यादा ड्रामे मत करो, चौधरी साहब ने डांटते हुए कहा। फिर उनकी नजर शाह सवार पर पड़ी। बेटा, तुम भी तो फिलहाल खाली हो। पुलिस लाइन यहीं पास में है, तुम भी आवेदन कर दो, क्या पता चयन हो जाए। शाह सवार ने संकोच से कहा। लेकिन अंकल, मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासें चल रही हैं। चौधरी साहब गंभीर हो गए। बेटा, अब तुम इस पुलिस क्षेत्र से बाहर अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारी जान को खतरा है। पुलिस एरिया के अंदर या किसी पुलिस वाले पर वही गोली चला सकता है जिसे अपनी जान की परवाह न हो। और अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती? उन्होंने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। आज से तुम भी मेरे बेटे हो। अहमद और तुम मेरे लिए दोनों बराबर हो। शाह सवार ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। बस अंकल, मेरी यूनिवर्सिटी से मेरे दस्तावेज मंगवा दीजिए। उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, चौधरी साहब ने भरोसा दिलाया। अगली सुबह पुलिस लाइन का मैदान किसी मेले का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। हजारों उम्मीदवार लंबी कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तेज धूप और भीषण गर्मी ने सबका बुरा हाल कर रखा था। जॉर्ज चुपचाप अपनी फाइल हाथ में लिए लाइन में खड़ा था। जब उसकी बारी आई और वह काउंटर पर पहुंचा, तो वहां बैठे एक घमंडी क्लर्क ने उसके कागज देखे। उसकी नजर जैसे ही जॉर्ज के नाम और उसके ईसाई होने पर पड़ी, उसने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। ओहे, तुम लोग तो सफाई का काम करते हो, बड़े आए पुलिस वाले बनने। जाओ, कहीं और जाकर किस्मत आजमाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जॉर्ज की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी खामोशी के भीतर तूफान उठ रहा था, लेकिन वह अकेला था। तभी पीछे से एक भारी और गरजती हुई आवाज सुनाई दी। खैरियत है? यह मदन सिंह था। उसकी गरज ऐसी थी जैसे किसी शेर ने दहाड़कर पूरे जंगल को अपने अस्तित्व का एहसास करा दिया हो। वह सीधे क्लर्क के सामने जाकर पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। अगर माँ की कसम न होती तो न तू यहाँ बैठा होता और न तेरे मुंह में ये दांत होते। एक ही मुक्का काफी था। मदन सिंह गुस्से से बोला।
वैसे भी भूख के कारण उसका चिड़चिड़ापन और बढ़ गया था। क्लर्क अभी मदन सिंह को देखकर घबराया ही था कि तभी अहमद और शाह सवार भी वहां पहुंच गए। अहमद ने एक नज़र में पूरा मामला समझ लिया। वह आगे बढ़ा और क्लर्क का हाथ झटकते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक पाकिस्तानी नागरिक को उसके धर्म की वजह से भर्ती से मना करोगे? तुम्हें पता भी है कि यह कानूनन अपराध है। अगर मेरे पापा को इसकी खबर लग गई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। शाह सवार, जिसने कानून की किताबों का गहरा अध्ययन किया था, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में आगे बढ़ा। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं। आप इनके दस्तावेज तुरंत स्वीकार कीजिए, वरना हम अभी वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करेंगे। क्लर्क बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत जॉर्ज की फाइल प्रोसेस कर दी। भर्ती की पहली प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों युवक मैदान के एक कोने में जाकर इकट्ठा हुए।